शादी के बाद मेरे पति को तुरंत काम पर जाना पड़ा। जब मेरे पति शहर गए तो मैं अपने ससुर और देवर के साथ घर पर अकेली थी। एक बार मेरे ससुर ने मुझसे अपनी पीठ में तेल लगाने को कहा। जब मैं अपने ससुर को तेल लगा रही थी तो मेरा देवर छुपकर मुझे देख रहा था। तभी अचानक मेरी साड़ी की पल्लू सरक गई और उसके साथ ही मेरे ससुर और देवर की आंखें भी सरक गई। फिर उन दोनों ने अपने घोड़े को तेल पिलाया और पूरी रात बिना रुके मुझे हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अवनी है और मेरी अभी अभी शादी हुई है। शादी के बाद मैं ऐसे घर में आई जहाँ एक भी औरत नहीं थी। मैं दिखने में बहुत ही हसीन, सुंदर और अमीर घर की लड़की थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मेरे माता पिता ने मेरी शादी तय कर दी थी। अब मैं 12वीं कक्षा में आ गई थी। तब मेरी शादी दीपक से हो गई। शादी की पहली रात ही दीपक अपने काम से शहर गया हुआ था, लेकिन शादी की पहली रात के बाद जब मैं सुबह उठी तो सामने अपने ससुर को देखी। मैंने उन्हें अपने कमरे के बाथरूम से बाहर आते देखी। शादी के बाद कुछ दिनों तक मैं चुप चुप खामोश रहती थी, क्योंकि मुझे अपने ससुर के सामने बोलने से डर लगता था। अब मेरे पति के शहर चले जाने के बाद मेरा देवर जो 21 साल का था और मेरे ससुर जो 48 साल के थे, मैं उन दो पुरुषों के साथ उस घर में अकेली महिला थी। शादी के दूसरे दिन मैं अपने ससुर की भारी आवाज सुनी और तब से मैं उनके सामने अपना सिर झुका के रहने लगी। मेरे ससुर थोड़ा इधर उधर घूमते रहते थे और मेरा छोटा देवर मेरे आगे पीछे रहता था। मेरे देवर का नाम सोनू था और मेरे देवर मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। मैं उसके बड़े भाई की पत्नी थी, लेकिन मैं उससे उम्र में छोटी थी, इसलिए वो मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करता था। शादी के कुछ दिनों बाद मुझे बहुत बेचैनी होने लगी थी और मुझे अपने पति दीपक की बहुत याद आने लगी थी। मैं इस वक्त ऐसी हालत में थी कि मैं अपने कमरे से बाहर घर में नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे घर में 2 मर्द रहते थे। उस दिन दोपहर का खाना बनाते समय अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं रोने लगी। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरा देवर सोनू किचन में आ गया। उसने कहा, भाभी आप ऐसे क्यों रो रही हो? मैं उसे ये नहीं बता सकती थी कि मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन फिर मैं सोची कि शायद मेरा देवर मेरा रोना रोक सकता है। फिर मैंने उसे अपने रोने की वजह बताई। मैंने अपने देवर से बोली कि मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही है। फिर उसने कहा, भाभी मैं अभी भाई को बुलाता हूँ। उसने तुरंत अपने मोबाइल फोन से मेरे पति को फोन किया और उसने मेरी उससे बात कराई। मेरे पति दीपक ने कहा, मैं अभी कुछ दिन और काम में बिजी रहूंगा, काम खत्म करके मैं जल्द ही वापस लौटूंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। दीपक ने मुझे सब्र रखने के लिए कहा था और फोन रखते समय उसने कहा था कि यदि तुम मेरे छोटे भाई और पिताजी का अच्छे से ख्याल रखोगी तो मैं तुमसे बहुत खुश रहूंगा। मेरे पति स्वभाव और रूप दोनों में श्रेष्ठ थे। मैं अपने हस्बैंड को बोलते हुए सुनी थी कि उनकी खुशी अपने पिता और भाई को खुश करने में थी और मैं भी अपने ससुराल वालों को खुश रखना चाहती थी। दीपक से बात करने के बाद मेरे चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। कुछ ही मिनटों में मेरा चेहरा बुरी तरह सूज गया। तभी मेरा देवर सोनू ने मुझे एकदम से गले लगा लिया और वह बोला, भाभी अब तो आप खुश होना, ऐसे मत रोया करो। अगर आपको कुछ महसूस हो तो प्लीज आकर मुझे बताइएगा। मेरे देवर सोनू का स्वभाव मेरे पति जैसा ही था, बिल्कुल भोला भाला। कभी वो मुझे भाभी कहता था तो कभी मेरे नाम से बुलाता था। अब धीरे धीरे मेरी सोनू से बात होने लगी। मुझे कुछ चाहिए होता था तो मैं सोनू से कह देती थी, क्योंकि अभी तक मेरी अपने ससुर से आमने सामने बात नहीं हुई थी। उस शाम जब ससुर घर आए तो लंगड़ा कर चल रहे थे। उनके कपड़े भी कीचड़ से भरे हुए थे। उस समय सोनू भी घर पर नहीं था, वह किसी काम से बाहर गया हुआ था। अपने ससुर को ऐसे मिट्टी के कपड़े में देखकर मैं समझ गई कि ये कहीं गिर गए होंगे। मेरे ससुर घर आए और मुझे बाहर से आवाज देकर बुलाया। मैं तुरंत बाहर निकली और उनसे उसका बैग ले लिया। मेरे ससुर ने मुझसे पानी का मोटर चालू करने को कहा। उसने मेरे सामने अपना कुर्ता उतार दिया। वो मेरे सामने सिर्फ एक छोटी सी पैंट में थे। मुझे अपने ससुर को इतनी छोटी पैंट में देखकर बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन अभी घर पर कोई नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे उनकी मदद करनी पड़ी। मेरे ससुर मुझसे उन पर पानी डालने के लिए कहे। मैं उनके शरीर पर पानी डाल रही थी और ससुर जी अपने शरीर से मिट्टी साफ कर रहे थे। जब मैं अपने ससुर के शरीर पर पानी डाल रही थी
तो हमारे दरवाजे से गुजर रहा एक मर्द मुझे अलग ही नजरों से देख रहा था। मेरे सामने मेरे ससुर आधे कपड़े पहने खड़े थे, लेकिन वे बिल्कुल भी शर्मीले नहीं थे। वो मेरे सामने अपने नंगे बदन के साथ खड़ा थे। वे इतने बूढ़े भी नहीं थे। मुझे उन्हें देखकर शर्म आ रही थी। फिर ससुर जी ने मुझे थोड़ा पास बुलाए और पानी डालने को बोले। उन्होंने कहा कि तुम इतनी दूर से पानी डाल रही हो, पानी मुझ पर जोर से लग रहा है, इसलिए पास आकर खड़े हो जाओ। जब मैं उनके पास गई और पानी डालने लगी तो वे मुझे अपने पीठ की मैल को मुझे साफ करने के लिए बोले। फिर मैं ससुर जी की पीठ को मलने लगाई और समय समय पर वे मेरा हाथ पकड़ते और कहते कि इसे साफ करके ये हाथ घुमा दो। मैं अपने ससुर के हाथ अपने हाथ से हटा रही थी। तभी मेरा देवर सोनू घर आ गया। उसने मुझे अलग नजर से देखा और फिर उसने मेरे हाथ से पानी का पाइप ले लिया। फिर उसने कहा, मैं पिताजी के शरीर पर पानी डालूंगा, भाभी आप घर जाओ। मैं अपने ससुर के शरीर पर पानी डालते समय काफी भीग गई थी, इसलिए घर आते ही मैं अपने कमरे में गई और अपनी भीगी हुई साड़ी बदल ली। जैसे ही मैं दूसरी साड़ी पहनकर कमरे से निकलने लगी, तभी मेरे कमरे का दरवाजा बजा। मैं बाहर दरवाजे पर गई, तभी दरवाजे के बाहर मुझे गीले पैर के निशान दिखे। जैसे ही मैं उस पैर के निशान को ध्यान से देखी तो मुझे वे गीले पैर सोनू के कमरे में जाते दिखे। तब मैं समझ गई कि जब मैं साड़ी पहन रही थी तब सोनू मेरा देवर चोरी छिपे मुझे देख रहा था। अब मुझे सोनू पर शक होने लगा, लेकिन मैं सिर्फ शक के कारण उसे कुछ नहीं कह सकती थी और मुझे उस घर में आए हुए अभी उतना समय नहीं हुआ था कि मैं किसी से कुछ भी कह सकूं। फिर मुझे लगा कि वो शायद मेरे कमरे के बाहर से ही चला गया हो। उस दिन रात को मैं अपने ससुर और देवर के साथ खाना खा रही थी। तभी मेरे ससुर ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रात के खाने के लिए अपने पास बैठा लिया। फिर उन्होंने कहा, अब तुम इस घर के मुख्य व्यक्ति हो, तुम हमारे साथ खाना खा सकती हो। फिर वे बैठकर कुछ और बातें करने लगे। उन्होंने कहा, बहू तुम मुझे दादा कब बनाओगी? मैं जल्द से जल्द अपने पोते की आवाज अपने घर में सुनना चाहता हूँ। क्या उन्हें नहीं पता था वे किस बारे में बात कर रहे थे? क्या उनको पता नहीं कि उनका बेटा अपनी शादी की पहली रात से शहर गया हुआ है? अब मैं अकेले प्रेग्नेंट कैसे हो सकती? मैंने उनसे आगे बात किए बिना बस अपना सिर हिला दी। मुझे लगा कि शायद मेरे देवर और ससुर जी को मुझसे कुछ कहना है। तभी ससुर जी ने मेरे सामने अपने पोते का विषय उठा दिया। मेरा मतलब है, मैंने अनुमान लगाया था कि मेरे पति दीपक जल्द ही घर आएंगे। वह मुझे सरप्राइज देने वाला थे, इसलिए मैं अपने ससुर के मुंह न लगकर सोच समझकर बात कर रही थी। मेरे ससुर ने मुझे कुछ नहीं बताया था कि दीपक के साथ कुछ हुआ है। मैंने उनसे कोई सवाल भी नहीं की। रात के खाने के बाद ससुर जी ने मुझे अपने पैरों की मालिश करने के लिए अपने कमरे में बुलाया। हालांकि उनका छोटा बेटा अभी घर पर था, फिर भी मुझे ही बुलाए। मैं जब उनके कमरे में गई तो वो अब भी मेरे सामने बिना शर्ट के बैठे हुए थे। जैसे ही मैं उनके कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने मेरे सामने अपनी पैंट घुटनों तक नीचे खींच लिया और मन से अपने पैरों की मालिश करने को बोले। जैसे ही मैंने अपने ससुर के पैरों पर तेल मला तो वो मेरी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, बहू तुम्हारा स्पर्श आकर्षक है। फिर ससुर जी बड़बड़ाने लगे थे। तब से वे जो कुछ भी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात पर सिर झुकाई और सिर हिलाई जा रही थी। लेकिन जब मैं ऊपर देखी तो मुझे पता चला कि मेरे ससुर अपनी आंखें बंद करके मेरे हाथ के स्पर्श का आनंद ले रहे थे। उनके चेहरे के भाव कुछ अलग से दिख रहे थे। तभी मैं उनके कमरे से बाहर जाने की सोची और अपने देवर सोनू को आवाज लगा दी। फिर मेरे ससुर ने कहा, सुन बहू, मुझे पता है कि तुम सोनू को याद कर रही हो, लेकिन अब उसे भी काम करने की जरूरत है। लेकिन तुम बिल्कुल भी डरो मत। सोनू मेरा अपना बेटा है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम्हें कुछ महसूस हो तो अवश्य आकर मुझे बताना। ससुर जी मुझसे बात कर ही रहे थे कि बाहर से सोनू को खांसी आने लगी। उसकी आवाज देखकर मेरे ससुर को लगा कि शायद सोनू उनके कमरे के बाहर है। तब उन्होंने उसे आवाज दिया। दरअसल सोनू ससुर के कमरे के बाहर ही खड़ा था। कुछ ही देर में वह कमरे के अंदर आ गया। ससुर सोनू को नाराज करना चाहते थे क्योंकि वह कमरे के बाहर क्या कर रहा था, लेकिन वो बात बदलकर मुझसे कहने लगे कि जब भी मैं घर पर न रहूं तो तुम सोनू को बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। सोनू दीपक का भाई है। दीपक, मैं और सोनू हम तीनों एक ही है। तुम हमारा ख्याल रखो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे।
ससुर जी की नजर में हमारा ख्याल रखने का अलग ही मतलब था और मुझे धीरे धीरे इसकी आदत हो रही थी। इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो देखा कि मेरा देवर सोनू मेरे बगल में सोया हुआ है। सोनू मेरे बगल में सो रहा था, लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात ये थी कि मेरे ससुर भी मुझे मेरे कमरे के बाथरूम से बाहर आते हुए दिख रहे थे। कल रात उसने मुझसे कहा कि हम दोनों तुम्हारे लिए दीपक की तरह है, और आज जाकर मुझे उनकी बातों का मतलब समझ में आया। आखिर उस घर में मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ससुर जी मेरे कमरे से बाहर गए, फिर मैंने अपनी आंखें पूरी खोल दी और उठकर बिस्तर पर बैठ गई। जागते ही मैंने सोनू को भी जगाया। फिर मैं उससे बोली, सोनू तुम कहाँ आकर सोए हो? सोनू कहने लगा, अरे भाभी आप डरो मत। रात को अचानक मेरे कमरे का पंखा बंद हो गया, इसलिए मैं नींद में ही अपने बगल वाले कमरे में घुस गया। अब जब आपने मुझे जगा दिया है तो मैं समझ गया कि मैं रात को तुम्हारे कमरे में आया था। रात के अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं गलती से यहाँ पर आ गया। मुझे क्षमा करें और इतना डरने की जरूरत नहीं है। रात को पिताजी आपको बताएंगे कि दीपक भाई क्या है और मैं क्या हूँ। भाई के बाद इस घर पर मेरा ही अधिकार है। घर पर अधिकार होने के साथ साथ इस कमरे में भी मेरा अधिकार है। मैं सोनू को अच्छी तरह समझ गई, लेकिन वह बोलने में बहुत असभ्य था। सुबह उसने मुझसे असभ्य भाषा में बात की थी। उसका ये सब कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैं अपने पति दीपक को उसके छोटे भाई के व्यवहार के बारे में बताने वाली थी। अब मैं दीपक के घर आने का इंतजार कर रही थी। शादी के बाद वो मेरी खुशनुमा सुबह नहीं थी, बल्कि एक अस्त व्यस्त सुबह थी, क्योंकि मैं सुबह उठी तो पाया कि मेरा देवर मेरे बगल में सो रहा है और ससुर जी मेरे बाथरूम से बाहर आ रहे हैं। इतना बड़ा 15 कमरों का घर होने के बावजूद उन दोनों को सोने के लिए मेरे कमरे में बिस्तर और मेरा बाथरूम कैसे दिख जाता है? सुबह से मैं अपने कमरे में बैठी बहस कर रही थी, तभी मुझे बाहर से अपने ससुर की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैंने 10 मिनट में नाश्ता बनाकर उनके सामने रख दिया। नाश्ता करते समय ससुर जी ने सोनू से कहा, दोपहर को जब प्लम्बर मिस्त्री बाहर के बाथरूम में नल चेक करने आएगा तो तुम घर पर ही रहना, क्योंकि बहू घर में अकेली है। हमारे घर में सिर्फ मेरे कमरे में ही मेरा अलग बाथरूम था, बाकी सबके लिए एक कॉमन बाथरूम था। ससुर जी की बात से अब मुझे समझ आ गया कि कॉमन बाथरूम का नल टूट गया है और इसीलिए सुबह मेरे कमरे के बाथरूम में आ गए होंगे। उस दिन दोपहर के समय प्लम्बर मिस्त्री नल पर काम करने आया था। मेरे ससुर जी अपने काम पर गए हुए थे। मेरे ससुर गांव में एक डेयरी पर काम करते थे। गांव में उनका बहुत नाम था। मेरा देवर सोनू अभी सीख रहा था। दोपहर को नल पर प्लम्बर मिस्त्री के काम पर से जाने के बाद सोनू और मैं घर पर थे। दोपहर के लंच के बाद मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी सोनू मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में एक बक्सा था। उसने डिब्बा मेरे सामने रख दिया। फिर सोनू ने कहा, यह पार्सल आपके लिए दीपक भाई ने शहर से भेजा है। पार्सल में एक पंजाबी ड्रेस और मिठाई का डिब्बा था। दीपक ने मेरे लिए एक नोट लिखकर भेजा था। इसमें लिखा था कि प्रिय पत्नी, मैं जल्द ही गांव में वापस आपसे मिलने आऊंगा। दीपक का मधुर संदेश पढ़ने के बाद मैंने तुरंत उसकी भेजी हुई मिठाइयाँ खा ली और मिठाइयाँ खुद के साथ साथ सोनू के साथ भी बांट ली। दीपक का मैसेज पढ़कर मैं इतनी खुश हुई कि मैंने 8 से 10 मिठाइयाँ खा ली। मैंने सोनू को दी हुई मिठाइयाँ ले ली और वो कमरे से बाहर चला गया, जिसके बाद मैंने कुछ देर आराम किया। जब मैं उठी तो बाहर तेज रोशनी देखी। जैसे ही मैं उठी तो मैं अपने चेहरे को धोने के लिए बाथरूम में चली गई। जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि मेरा चेहरा और गर्दन पूरी सूज गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि 1 घंटे की नींद में मैं इतनी सूज कैसे गई। मुझे याद नहीं था कि सोने के बाद में मैं कितनी बार उठी भी या नहीं। फिर मैं रसोई में अपने लिए खाना बनाने लगी। तभी घर का दरवाजा बजा। दरवाजा खोली तो सामने मेरी बचपन की दोस्त निशा थी। पूनम ने मुझसे कहा, अवनी मैं कल तुमसे मिलने आई थी, लेकिन जीजू ने मुझसे कहा कि तुम सो रही हो। कल दोपहर को पूनम मुझसे मिलने आई थी। इसका मतलब मैं पूरे 1.5 दिन के बाद उठी हूँ। मैं पहले कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोई थी। तब पूनम बात कर रही थी। उसने कहा, मैं अपने चाचा के गाँव आई थी। मैं जब सुनी कि तुम्हारी शादी इसी गाँव में हुई है तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ गई। पूनम ने मुझसे कहा,
कि अवनी जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तुम्हारे शरीर से मुझे पता चल रहा है। कल भी जब मैं तुमसे मिलने आई थी तो जीजू तुम्हारे बगल में बैठे थे और तुमसे बहुत खुश लग रहे थे। शादी के बहुत ही कम दिनों में तुम्हारी सेहत निखर गई है। मैं इन सब के चक्कर में पूनम से पूछना भूल गई कि वह कैसी है, लेकिन उससे ये पूछने के बजाय मैं उससे ये पूछना चाहती थी कि वह तब से किसे मेरा पति समझती है। मैंने उससे कहा, तुम सच में जीजू किसे बोल रही हो? फिर उसने कहा, मैं उस आदमी को बोल रही हूँ जो कल तुम्हारे घर में तुम्हारे बिस्तर पर बैठा था। उसका नाम सोनू है ना? पूनम ने मेरे देवर सोनू को मेरा पति समझ लिया। सोनू एक जवान हैंडसम लड़का था। किसी को भी ऐसी गलतफहमी होना स्वाभाविक था, इसलिए मैंने उससे कहा, सोनू मेरा पति नहीं है, वह मेरा छोटा देवर है। मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं, जल्द ही वो मुझे शहर ले जाएंगे। फिर पूनम ने कहा, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि जीजू शहर में नौकरी करते हैं, लेकिन अवनी जब तुम्हारे पति शहर में हैं, तो तुम यहाँ गांव में अपने ससुर और देवर के साथ क्या कर रही हो? कल जिस तरह तुम अपने बिस्तर पर अपने देवर के साथ बैठी थी, मुझे लगा कि वह तुम्हारा पति है। इतने बड़े घर में अकेली एक महिला है। ये सब देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ सावधान रहना चाहिए, अन्यथा जितनी जल्दी हो सके अपने पति के साथ शहर चली जाओ। पूनम ने कुछ ही मिनटों में माहौल को बेहद गंभीर बना दिया था, लेकिन उसने जो भी कहा वह सही था। मुझे भी अब घर में उन दो आदमियों के साथ रहना सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। उनका बातचीत, मेरे देवर का आगे पीछे घूमना, वो सारी चीजें कुछ अलग ही दर्शा रही थी। अब तो हद हो गई। मैं लगभग 1.5 दिन तक सोती रही और घर में किसी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे समझ नहीं आया कि एक ही रात में मेरा शरीर अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया। जैसे ही पूनम ने माहौल को गंभीर बनाया, उसने मुझे फिर से चिंतन में डाल दिया। वो बोली, जीजू शहर में नौकरी करते हैं तो उनके पास मोबाइल फोन तो होगा ही। क्या वे सोशल मीडिया पर होंगे? मैंने उससे कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मेरे पास अपना मोबाइल फोन भी नहीं है। इस पर पूनम ने कहा, तुम बस मुझे जीजू का नाम बता दो, मैं सोशल मीडिया पर उनका नाम सर्च करती हूँ। पूनम ने कुछ ही देर में अपने बड़े मोबाइल में दीपक का नाम सर्च किया। वहाँ मुझे दीपक की कई तस्वीरें देखने को मिली। पूनम को मैं थैंक यू बोली, जिसके कारण मुझे दीपक की कई अच्छी तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन मैं कुछ समझ ना पाई। तभी दीपक की तस्वीरें देखने के बाद पूनम तुरंत अपने घर चली गई। पूनम बचपन से ही अपने माता पिता के साथ शहर चली गई थी, तो उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी और इसीलिए वह इन सभी चीजों से अच्छी तरह वाकिफ थी। मुझसे बातचीत के बाद पूनम अपने मामा के घर के लिए रवाना हो गई। उसके जाते ही ससुर जी और मेरा देवर घर आ गए। मेरा देवर मुझसे नजरें चुराता नजर आया। रात के खाने के बाद ससुर जी मेरे देवर को अपने कमरे में बुलाए। वह लड़खड़ाते हुए उनके कमरे में गया। फिर क्या पता मुझे अंदर क्या हुआ, लेकिन मुझे उन दोनों पर शक होने लगा, तो मैं उन दोनों के पीछे पीछे ससुर जी के कमरे के पास चली गई। मैं अपने ससुर के कमरे की देखभाल करने लगी। मैं उन दोनों की बातें छुपकर सुनने लगी। मेरा देवर मेरे ससुर से बात कर रहा था कि पिताजी ज्यादा जल्दी मत करो। एक तो अवनी भाभी अभी बहुत छोटी है। जब मैं पहली बार उसके साथ सोया तो वो एक ही दिन में पूरी तरह सूज गई थी। अब हमें कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। ससुर ने कहा, तुम मुझे बहुत डरपोक लगते हो। इतनी आकर्षक और खूबसूरत महिला अपने सामने देखकर भी तुम बहुत डरे हुए हो। अब मुझे कुछ मत बताना, मुझे 2 दिन में रिजल्ट चाहिए। ससुर जी सोनू से कैसा रिजल्ट की बात कर रहे थे, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सोनू को मेरे शरीर की सूजन का कारण पता था। इसका मतलब है कि मैं 1.5 दिन तक सोई नहीं, बल्कि निश्चित रूप से उन दोनों का यह किया धरा है। इन दोनों का कुछ लेना देना जरूर है। इससे पहले कि कोई उनके कमरे से बाहर आ जाए और मुझे देख ले, मैं तुरंत वहाँ से अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ससुर जी मेरे कमरे में आए। फिर उसने दीपक के नाम से एक डिब्बा मेरे हाथ में रख दिया। जिस प्रकार मेरा देवर मुझे डिब्बा दिया था, वैसा ही डिब्बा मेरे ससुर ने मुझे दिया। फिर उन्होंने कहा कि दीपक तुम्हारे लिए शहर से ये पार्सल भेजा है। उस पार्सल में एक प्यार भरा खत लिखा हुआ था और एक मिठाई का डिब्बा भी था। ससुर जी मुझसे वो मिठाई खाने की जिद करने लगे। उन्होंने कहा, दीपक ने खासतौर पर तुम्हारे लिए शहर से ये मिठाई भेजा है। मैंने उनके सामने मिठाई मुंह में रखी और खाने का नाटक करने लगी। जैसे ही मेरे ससुर मेरे कमरे से बाहर निकले,
मैं बाथरूम में गई और मैं जो भी मिठाई खाई थी उन्हें तुरंत बाहर निकाली और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। फिर थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। तभी मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बगल में बैठा है। फिर मेरे बदन पर कुछ चलने का एहसास हुआ, जिससे मैं बिल्कुल डर गई थी। उसके बाद मुझे मेरे नीचे में कुछ चुभने का एहसास हुआ। तभी मैं झट से उठकर अपने कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही मेरे कमरे की लाइट जली, मेरी सहेली पूनम मेरे कमरे के बाथरूम से हाथ में लाठी लेकर बाहर निकली और मेरे बगल में मेरा देवर बैठा था। उसे देखकर पूनम ने उस पर लाठी चला दी। तब मेरा देवर डर गया और बोला कि भाभी मैंने कुछ नहीं किया है, वह पीटने से बचने के लिए ऐसा कहा। फिर मैं उससे पूछी कि इस घर में मेरे साथ वास्तव में क्या हो रहा है। सोनू से बोली, निशा ने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में कर ली है। अब तुम यहाँ मेरे साथ क्या करने आए हो? सब कुछ सच सच बताओ वरना ठीक नहीं होगा। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। फिर मेरा देवर बताना शुरू किया। उसने कहा, अवनी भाभी आपकी शादी आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। पिताजी की जिद के कारण दीपक भाई ने आपसे शादी किया जब आप नाबालिग थी। तो पिताजी ने आपकी शादी दीपक भाई से करा दिया, लेकिन उसके बाद दीपक भाई शहर में पढ़ने चले गए थे। तब वहाँ दीपक भाई को एक लड़की से इश्क हो गया और वह उसके साथ वही शादी कर लिए। फिर भाई ने पिताजी के डर से अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। तब पिताजी ने भाई की शादी आपसे करवा दिया, लेकिन भाई आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पिताजी के डर से उनको आपसे शादी करना ही पड़ा। लेकिन शादी के बाद भाई ने पिताजी को सब बात बता दी। अब पिताजी को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है, तो पिताजी ने मुझसे तुम्हारे करीब आने को कहा ताकि तुम एक बार गर्भवती हो गई तो तुम ये जानकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती, और इसके हवाला तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता, क्योंकि दीपक भाई अब गाँव आने को तैयार नहीं हैं। कुछ दिन बाद आपके परिवार वाले पूछेंगे कि दीपक कहाँ है, तो इससे पहले कि बदनामी हो जाए पिताजी अपना सर झुका देंगे ताकि लोग समझे कि बहू बुरी निकली। वह अपने देवर के साथ रंगरेलियां मना रही है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इस तरह से बदनामी तुम्हारी ही होती, पिताजी की नहीं। इसलिए पिताजी ने ये सारा खेल रचाया है। दीपक भाई ने आपके लिए शहर से कोई पार्सल नहीं भेजा था। 2 दिन पहले जो पार्सल मैं तुम्हारे लिए लाया था वह पिताजी ने मुझे दिया था। वह नोट पिताजी ने खुद लिखा था और मुझे नहीं पता था कि पिताजी ने उस मिठाई में कौन सी दवा डाल दी है। भाई ने खत भेजा है। उस खुशी में आपने सारी मिठाइयाँ खा ली और इस कारण आप पूरे 1.5 दिन तक सोती रहीं। फिर मैंने प्लान के मुताबिक तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता था, लेकिन जब भी मैं तुम्हें छूता तो नींद में तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करने की इच्छा नहीं होता। तुम्हारे करीब आने से पहले मैं पिताजी की बातों में आ चुका था और तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन जब सोते हुए मैंने तुम्हारा मासूम चेहरा देखा तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी कि मैं ऐसे किसी के साथ कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मैं सारी रात तुम्हारे पास बैठकर गुजार देता और सुबह होते मैं बाहर चला जाता, और इतनी देर तक सोने से आपका पूरा शरीर सूज गया है। अपने देवर की मुंह से सारी सच्चाई सुनकर मेरे पैरों तले जमीन हड़बड़ाकर हिल गई। जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी उसने कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं माना। दीपक जिस लड़की से प्यार करता था उसके साथ शहर में जीवन शुरू करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन उसने अपने पिता के डर के कारण मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ससुर जी अपनी बात और मान पर अड़े रहे। अगर सास होती तो एक बार इन लोगों की बातों के बजाय अपने बेटे की बात को प्यार और समझ के साथ सुन लिया होता तो ये सब भ्रम नहीं होता। कल दोपहर को मैं पूनम के मोबाइल में दीपक की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी थी। मैंने उसमें एक लड़की के साथ उसकी तस्वीरें देखी थीं और तभी मुझे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर मुझे लगा कि अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन सोनू ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने मेरे और अपने बारे में सोचे बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, फिर उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। सोनू ने मेरी जिंदगी बर्बाद किए बिना मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा तो मैं उससे शादी के लिए तैयार हो गई। फिर सोनू ही मेरी जिंदगी बन गया और मुझसे शादी कर लिया। हमारी शादी के बाद मेरे ससुर ने दीपक को माफ नहीं किया। मैं भी अपने ससुर को समझ गई कि उनकी अपनी पुरानी सोच विचार ने उनको ऐसी हालत में डाल दिया था। इसलिए मैंने अपने ससुर को माफ कर दिया और अब हम तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे।
1 साल बाद मैं अपने ससुर को दादा बना दी। एक चीज का ध्यान रखिए, आप लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में सोचने के बजाय सोचे कि आपके बच्चे क्या महसूस करते हैं और वे क्या चाहते हैं। कभी कभी माता पिता के साथ ऐसा हो सकता है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने विचारों को अपने बच्चों पर थोप देते हैं। इसीलिए पहले बच्चों का विचार करना जरूरी समझे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। आज मैं आपको अपनी सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मोहब्बत सच्ची हो और दिल से की जाए तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। मेरी माँ ने मेरी शादी एक 16 साल के लड़के से ज़बरदस्ती तय कर दी, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को बेहोशी की दवा देकर रोज़ अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन इस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब कमरे में आते ही उसने, मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये भी कहा जा सकता है कि मोहब्बत कोई आम चीज़ नहीं होती जो हर इंसान को मिल जाए। मुझे भी एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। उसके लिए मैं अपनी जान और अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। अपने माता पिता, अपने ख़ानदान वालों से सबसे लड़ी थी। अपने माँ बाप को ये सब बताने के बाद मैं उनकी नज़रों में गिर चुकी थी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी मोहब्बत मेरे दिल में भगवान ने डाली है। अगर भगवान ने इसको मेरे नसीब में लिखा है तो ये मुझे मिल जाएगा, और अगर ये मुझे नहीं मिला तो भगवान ने इसे मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है। हम खुद से अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि सब नसीब के खेल होते हैं। मेरा नाम शीला है। हम 4 भाई बहन थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, जहाँ एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त का खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। हमारा घर भी बहुत छोटा था और वो काफ़ी टूटा हुआ था, लेकिन मेरे बाबा को कोई परवाह नहीं थी। हमारे साथ हमारी चाची भी रहती थी। मेरी माँ और मेरी चाची में आए दिन झगड़े होते रहते थे। ना कभी मेरी माँ और चाची की बनी और ना ही कभी हम बहन भाइयों की हमारी चाची के बच्चों से बनी। मेरी बड़ी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके लिए रिश्ते तो आते थे, लेकिन सबको ढेर सारा दहेज चाहिए होता था। लेकिन हम गरीबों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा, आपको क्या ज़रूरत है बड़े घर में दीदी का रिश्ता तय करने की? आप किसी हमारे जैसे ही घर में उनकी शादी कर दीजिए। लेकिन मेरी माँ का कहना था, अगर वो मेरी बहन की शादी बड़े घर में करेंगी तो वहाँ उनकी बेटियाँ खुश रहेंगी। उन्हें किसी भी बात के लिए सोचना समझना नहीं पड़ेगा। मेरी माँ कहती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशों को मार दिया, लेकिन मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अभी पढ़ रही थी और साथ में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उसी समय मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई और वो मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गया, लेकिन मेरी माँ ने उसको मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की अपने घर वालों को समझाने की, पर उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी। मजबूर होकर मैंने उस लड़के देव से कहा, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। पर उसने मुझसे कहा कि तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, ऐसी बात तो तुम्हें अपनी ज़ुबान पर भी नहीं लानी चाहिए। अगर भगवान ने हमारा मिलन लिखा होगा तो ये दुनिया कितना भी हमें जुदा करने की कोशिश कर ले, मगर हम मिलकर ही रहेंगे। लेकिन हम कोई गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे। तुम हमेशा वही करना जो तुम्हारे माता पिता चाहें। उनकी इज्जत को नीलाम मत करना। मैं दिन रात भगवान से उस लड़के के लिए दुआ करती। तभी एक दिन मेरी माँ ने अचानक मेरी शादी एक 16 साल के लड़के से ज़बरदस्ती तय कर दी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस कम उम्र के लड़के को रोज़ाना बेहोशी की दवा देकर अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन उस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब कमरे में आते ही मैंने उस बच्चे को देखा। मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि कमरे में वो लड़का नहीं आया था जिससे मेरी माँ ने मेरी शादी की थी, बल्कि मेरे कमरे में वो लड़का आया था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैंने उससे कहा, देव, तुम यहाँ क्यों आए हो? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं आए। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, सब सो चुके हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर वो मेरी तरफ मोहब्बत से देखने लगा और कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं भी उसकी तरफ देखने लगी।
एक तरफ जहाँ मुझे खुशी हो रही थी, दूसरी तरफ अफसोस भी हो रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी, अगर मैं ये शादी ना करती तो मेरी माँ मर जाती। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इस लड़के से कर दी, वरना भगवान जानता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आज भी तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे ऐसी नज़रों से मत देखो, मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं अपने घर वालों के आगे मजबूर थी। अगर मैं उनका कहना नहीं मानती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मुझे अपनी बहनों की खातिर ये शादी करनी पड़ी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बहनें कुंवारी रह जाती। मैंने सुना है मेरे माँ बाप को मेरी ससुराल वालों ने बहुत सारा पैसा दिया है, जिससे वो मेरी और बहनों की भी शादी कर सकते हैं। लेकिन तुम तो जानते हो कि मुझे पैसा नहीं, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो दौलत के लालच में आकर तुम्हें धोखा दे दे। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मैं अपने प्यार को खो चुकी थी, और अपने प्यार को खो देना कोई आसान बात नहीं होती। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। देव ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मुझे यकीन नहीं आया। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब सच है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं तो ये सब सुनकर शॉक्ड रह गई थी। भला ये सब कैसे हुआ? देव जो मेरा पति था उसने मुझे बताया। ये एक लंबी कहानी है। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ की और मेरे पिताजी की कभी आपस में नहीं बनी। मैंने बचपन से ही दोनों को लड़ते देखा। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोता था, उन्हें बहुत याद करता था, लेकिन उन्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। पिताजी मुझसे कहते थे कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम उसके लिए रोया मत करो। अगर उसे तुम्हारी ज़रूरत होती तो वो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। कुछ समय बाद ही माँ ने पिताजी से डिवोर्स ले ली और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। माँ ने एक बार भी मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में नहीं कहा था। उल्टा पिताजी को बोला कि तुम्हारा बेटा है, तुम ही इसे संभालो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा होकर तुम्हारी तरह ही निकलेगा, जिसे औरतों की आज़ादी बर्दाश्त नहीं होगी। माँ की ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था। कभी कभी माँ मुझे फ़ोन करती बात करने के लिए, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता था। फिर एक दिन मुझे पिताजी ने बताया कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, और जिससे शादी की है वो आदमी करोड़पति है। वो उसी के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई। अब तुम ऐसी औरत के लिए बिल्कुल भी मत रोना जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो। उस औरत को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अब हमारे घर में मेरी बुआ अपने पति और बच्चों के साथ आकर रहने लगी। पिताजी को भी उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं था। मुझे उन लोगों का हमारे घर में आना अच्छा नहीं लगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद था। मैं नहीं चाहता था मेरे घर में कोई शोर शराबा हो। समय के साथ साथ मेरे पिताजी के कारोबार में भी तरक्की हो गई और हमारा स्टेटस भी चेंज हो गया। जिस दौलत के लिए मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी, पिताजी ने दिन रात मेहनत करके सब कुछ कमा लिया था। मैं स्कूल से आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता। मेरे पीछे पीछे मेरी बुआ मेरे लिए खाना लेकर आती और कभी कभी उनकी बेटी भी मेरे पास आकर बैठ जाती थी। तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे मेरी बुआ का कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मैंने उनसे एक दिन मना कर दिया। लेकिन मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ तो दूसरी शादी करके विदेश चली गई, अब तुम्हें तो किसी न किसी को संभालना ही होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर ही इस घर में आई हूँ, वरना आज के समय में कौन किसी का सोचता है। उनकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो जाता। पिताजी ने भी अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। मैं अपने पिताजी से कहता कि आप भी दूसरी शादी कर लीजिए, तो वो मुझसे कहते कि मुझे औरत जात पर भरोसा नहीं करना। पिताजी की ये बात सुनकर मैं खुश हो जाता और सोचने लगता कि पिताजी मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं कर रहे। शायद पिताजी मेरा प्यार बांटना नहीं चाहते। कुछ ही साल गुजरे थे, मेरे पिताजी ने भी दूसरी शादी कर ली। अब मैं बड़ा हो गया था और कॉलेज जाने लगा था। मैं कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी दूल्हा बने बैठे थे। उनके गले में हार पड़े थे और उनके बराबर में एक औरत बैठी थी। मेरी बुआ मुंह बनाए खड़ी थी और उनके पति का मूड भी कुछ अच्छा नहीं था। पिताजी ने मुझसे कहा कि देखो बेटा, तुम कहते थे ना कि दूसरी शादी कर लो,
तो आज मैंने दूसरी शादी कर ली। आखिर मैं भी कब तक अकेले ज़िंदगी जीता। मैंने पिताजी से कहा कि अगर आपको शादी करनी ही थी तो आपने पहले क्यों नहीं की? इस उम्र में आकर आपने शादी क्यों की? पिताजी ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि शादी क्यों की? क्या मैं तुम्हारी खातिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहता? कल को तुम भी शादी करके अपने बीवी बच्चों में मगन हो जाओगे। शायद तुम्हें भी मेरी फिक्र न रहे। वैसे भी आज के ज़माने में माँ बाप को पूछता ही कौन है। मैं उसी समय घर से बाहर चला गया। माता पिता तो औलाद के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनकी कमी तो कभी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहा। देर रात जब मैं अपने घर पहुंचा, मैंने देखा कि कोई चोरी चोरी हमारे घर में घुस रहा है। वो मेरी दूसरी माँ के कमरे में गया था। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई चोर है। माँ के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे उनकी बातें करने की आवाज़ आई। वो मेरी माँ का दोस्त था। वो उस आदमी से छुपकर बातें कर रही थी। कह रही थी कि कुछ दिन की बात है, मैं अपने पति के रिश्तेदार और बेटे को इस घर से निकाल दूंगी। ये सारी दौलत हमारी होगी। और वो दोनों बहुत हंस रहे थे। मैंने सोचा कि जाकर उनकी खबर लेता हूँ। मैं मुड़ा तो अचानक मेरी नज़र मेरी बुआ पर चली गई। वो रात को इस समय घर से बाहर जा रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि वो इस समय घर से बाहर क्यों जा रही हैं। घर की औरतों को क्या हो गया था? एक छुपकर बंद कमरे में गैर मर्द से हंस हंस कर बातें कर रही थी और दूसरी रात के इस समय घर से छुपकर बाहर जा रही थी। मेरी बुआ चाहती थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं ताकि मेरी सारी दौलत उनकी हो जाए और उनकी बेटी जो मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती थी। और ये सब देखकर मेरा दिल बहुत ख़राब हो चुका था। मैं अपने पिताजी से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ था। एक तो उन्होंने इस उम्र में शादी कर ली थी और शादी भी ऐसी औरत से की थी जो उनके काबिल नहीं थी। मैंने रात का सारा किस्सा पिताजी को बताया। उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि सब औरतें तुम्हारी माँ के जैसी नहीं होती। इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा, आप क्यों हर बार तुम्हारी माँ करते रहते हैं? मैंने खुद उसे अपनी माँ नहीं बनाया। आपने खुद अपनी मर्जी से उस औरत से शादी की थी और उस औरत के लिए पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया था। अब तो आपने भी दूसरी शादी कर ली है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो आप दोनों की ज़िंदगियों में हूँ ही नहीं। आप लोगों के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। पिताजी ने कहा कि तुम भी अपनी शादी कर लो। कल को तुम्हारे भी बीवी बच्चे होंगे तो तुम्हें रिश्तों की समझ आ जाएगी। तुम्हारी बुआ की बेटी बहुत अच्छी है। उसने सारा घर संभाल रखा है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार हो। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे चाहे। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत अकेला फील कर रहा था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। मेरी दूसरी माँ मुझसे कहती थी कि जाओ अपने आप को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा लो। मेरी दूसरी माँ मेरे पिताजी के सामने मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। मेरी सगी माँ भी अपने बच्चों में बिजी थी। अब तो वो मुझे फ़ोन भी नहीं करती थी। मेरे पिताजी मेरा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से तय कर रहे थे। वो लोग मेरे घर के नीचे लॉन्च में बैठे थे। उसी समय मेरी बुआ की बेटी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, देव, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम ये घर बार छोड़कर चले जाएंगे। हम अलग घर में रहेंगे। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा क्योंकि पिताजी तो मुझे इस घर से निकाल देंगे। वो हैरान हो गई और मुझसे कहने लगी कि मैं सोचकर बताती हूँ। मुझे उस पर हंसी आने लगी क्योंकि अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी समय मेरी बुआ ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर पिताजी और मेहमान भी ऊपर आ गए। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। किसी ने भी ये बात नोटिस नहीं की। फूफा जी बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो हो रहा था। जब फूफा जी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वो अंदर आए तो उन्होंने अपनी बेटी के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। पर बुआ ने कहा कि बेटी को क्यों मार रहे हो? इस लड़के से पूछो जिसने मेरी बेटी को बहलाकर अपने कमरे में बुलाया था। जब इसको मेरी बेटी से शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों उसने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखा था?
पिताजी के दोस्त जो घर पर आए हुए थे वो पिताजी को बुरा भला कहने लगे और हमारे घर से चले गए। पिताजी ने मेरे ज़ोर से थप्पड़ मारा। मैंने पिताजी को कहा कि सब कुछ झूठ है। मैंने अपनी बुआ की बेटी से कहा कि तुम तो सब कुछ जानती हो ना, तुम पिताजी को बताओ कि सच क्या है। उसने भी कहा कि देव, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझसे पहले मोहब्बत के वादे किए और अब इनकार कर रहे हो। तुमने मुझे खुद ही अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसने पिताजी से कहा कि मैं देव के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब ये मुझसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर ये बच्चा गिरा दूँ। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं पिताजी को बार बार बता रहा था कि ये सब कुछ सच नहीं है, लेकिन उन्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। वो मुझे बुरा भला कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की थी। तभी मेरे फूफा कहने लगे, अभी अपने बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करवा दो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। पिताजी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। वो मुझे धक्के मारकर घर से निकालने लगे। उन्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही थी, जबकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे कि मुझे औरतों से कितनी नफरत है। मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता था। पिताजी के जिद करने पर भी कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी दौलत से नहीं। उस रात मैं खाली हाथ अपने घर से हमेशा के लिए निकल गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास मैं चला जाता। थककर मैं वहीं सड़क पर बैठा था और सोचने लगा कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे अपने पिताजी का यूं बदलता हुआ अंदाज देखकर बहुत अफसोस हुआ था। मैं अपने पिताजी से बहुत मोहब्बत करता था, पर उन्होंने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया और अपने ही सगे बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं गुस्से में घर से ऐसे ही आ गया था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं वहीं सड़क के किनारे एक बेंच पर लेटे लेटे सो गया। सुबह ट्रैफिक की आवाज़ से मेरी आंख खुली। बच्चे अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहे थे। मैं सोचने लगा कि मेरी माँ भी ऐसे ही मुझे स्कूल छोड़ने जाती होगी, लेकिन मेरी माँ तो मुझे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। मुझे बचपन से ही अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। काश मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही स्कूल छोड़ने जाती, मेरे पीछे पीछे भागती। ये सब कुछ सोचकर मेरी आंखें नम होने लगी थीं कि अचानक मैंने इधर उधर देखा तो मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आया था। मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया था। मेरा मोबाइल भी घर पर ही रह गया था। मैं अपने गले में एक चेन पहने हुए था। उसको बेचकर मैं एक होटल में खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद जब मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मैंने खुद अपनी जेब में पैसे रखे थे। वेटर मुझे सर से पैर तक घूर रहा था। मुझे वहाँ सब लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शोर सुनकर एक लड़की आई और उसने मेरे पैसे दे दिए। मैं उस वेटर से कह रहा था कि मेरे पैसे चोरी हो गए, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। उस लड़की ने मेरा बिल दिया और जाने लगी। मैं भी उसके पीछे चला गया और उस लड़की से पूछा कि तुमने मेरे पैसे क्यों दिए? तो वो कहने लगी कि इंसानियत के नाते मुझे तुम एक शरीफ लड़के लगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए। मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। लेकिन उस लड़की ने कहा, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है, अब मुझे अपने पैसे वापस नहीं चाहिए। वैसे भी आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली थी। मैं अपनी पसंद का खाना खाना चाहती थी। तुम क्या जानो, मेहनत से पैसे कमाना आसान नहीं होता। उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया और वहाँ से चली गई। 2-3 दिन मैं ऐसे ही सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। कुछ दिनों बाद फिर मुझे वो लड़की दोबारा मिली। मैंने उससे कहा, अब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा क्योंकि मुझे एक दुकान में नौकरी मिल गई है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो उस लड़की से ही करूंगा। मैं उसका पीछा करने लगा। वो लड़की एक मोहल्ले में रहती थी। अब मैं रोज़ ही उस लड़की के घर के पास जाकर खड़ा हो जाता था। उसके घर से लड़ाई की आवाज़ें आती रहती थीं। मुझे अपनी माँ के बाद जिस लड़की से मोहब्बत हुई थी वो ये लड़की शीला थी। पिताजी ने मुझे ढूंढ लिया और घर वापस ले गए। मैंने भी पिताजी से कह दिया कि मैं शीला से ही शादी करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बुआ और फूफा इतना गिर सकते हैं,
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर मुझे एक औरत ने धोखा दिया। जिस औरत से मैंने दूसरी शादी की थी वो मुझे दौलत के लिए छोड़कर चली गई। अगर वक्त रहते मुझे उस औरत की सच्चाई पता नहीं चलती तो शायद आज हम सड़क पर होते। वो तो मेरा सब कुछ लूट कर ले गई होती। तुम्हारी बुआ को भी मैंने घर से निकाल दिया है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि हम बाप बेटों की जिंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। मैंने पिताजी से कहा कि मैं शीला से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए पिताजी। पिताजी ने कहा कि हो सकता है वो भी दौलत के लालच में तुमसे शादी करना चाहती हो और शादी के बाद तुम्हारी सारी दौलत लेकर अपने आशिक के साथ भाग जाए, फिर तुम क्या करोगे? मैंने पिताजी से कहा कि मैं पहले उस लड़की को आजमा लूंगा, फिर उससे शादी करूंगा। मैं वापस उस मोहल्ले में चला गया और शीला से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत समय लगा उसको मनाने में, फिर भी वो मुझसे मोहब्बत करने लगी। शीला ने मुझसे कहा कि मुझे मोहब्बत और इज्जत के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, पर मैं इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं, मैं थोड़ा बहुत जितना भी कमाता हूँ उनकी दवाई में लग जाता है, मैं तुम्हें कभी बहुत सारा पैसा नहीं दे सकता। लेकिन उसने मुझसे कहा कि हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और अपना घर चला लेंगे, तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। मुझे बस तुमसे इज्जत और मोहब्बत चाहिए, बदले में मैं तुम्हें वफा और तुम्हारा साथ दूंगी। उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो उसने अपने जुड़े हुए पैसे निकाल कर मुझे दे दिए। एक बार भी नहीं सोचा, वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहती है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं उसके कहने पर उसके घर रिश्ता लेकर चला गया। उसकी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे गरीब लड़के से कभी भी नहीं करूँगी। मैं उसके घर से वापस आ गया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि मैं तो अमीर ख़ानदान का इकलौता लड़का था। शीला मेरे पास आई और रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी, हम भागकर शादी कर लेते हैं। जब मैंने ये सब कुछ पिताजी को बताया तो पिताजी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब उस लड़की को मैं आजमाऊंगा। पिताजी तुम्हारे घर चले गए, तुम्हारी माँ से कहा कि वो तुम्हारे घर के हालात बदल देंगे और उनके बेटे को नौकरी देंगे, उनकी बेटियों की शादी करवाएंगे, वो उनके घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। लेकिन उनकी एक शर्त है, मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो 16 साल का है, मुझे उसकी आपकी बेटी से शादी करनी है। ये बात सुनकर उसकी माँ मान गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब पिताजी ने मुझे घर आकर बताया कि उस लड़की ने दौलत के लालच में शादी के लिए हाँ कर दी। बेटा, मोहब्बत से कभी किसी का पेट नहीं भरता। उस दिन मैं दूसरी बार रोया था, पहले अपनी माँ के लिए और दूसरी बार मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसके लिए। कुछ दिनों बाद तुम मुझसे मिलने आई। मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि ये मेरा घर है। जो मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं इस घर में नौकरी करता हूँ। तुमने मुझसे कहा कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। मेरी माँ दौलत के लालच में मेरी एक 16 साल के लड़के से शादी कर रही है। मुझे दौलत नहीं चाहिए और ना ही बड़ा घर चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। पिताजी ने भी हमारी सारी बातें सुन ली थीं, पर मैं उस दिन आ नहीं सका और तुमने मजबूरी में उस लड़के से शादी कर ली। तुम मुझे फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। तुमसे मुझे पहली बार मोहब्बत हुई थी और तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। यहाँ मेरे घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम कभी मेरे साथ बेवफाई मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर ये सब बातें कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मैं अपनी किस्मत पर हैरान थी, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसने मुझे इतना कुछ दे दिया था। मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। मेरी बहनों की शादी भी अच्छी जगह पर हो गई थी। मेरे भाई की नौकरी लग गई थी। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मेरी शादी को अब 5 साल हो चुके थे और हमारे 2 बच्चे थे।
मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। दौलत सब कुछ नहीं होती। जिंदगी जीने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है और एक अच्छे साथी का मिल जाना भगवान के कर्म की बात होती है। जो लोग सच्ची मोहब्बत छोड़कर दौलत के पीछे भागते हैं, उन्हें दौलत तो मिल जाती है, लेकिन कोई मोहब्बत करने वाला नहीं मिलता। दौलत को छोड़कर मोहब्बत की कद्र करना सीखो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।